पप्पू यादव को अब तक 22 से भी ज्यादा धमकियां मिल चुकी हैं लॉरेंस बिश्नोई से। आपको पता है ना, पाकिस्तान से कॉल आया, कहीं दुबई की सिम से कॉल आ रहा है, कहीं नेपाल से कॉल आ रहा है, कहीं बोल रहे हैं कि पटना पहुंच गए हैं। ये तक बोल दिया गया है कि 24 दिसंबर उनका जन्मदिन है और उससे पहले उनको निपटा दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि अभी अभी एक नई खबर आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पप्पू यादव को जो भी धमकियां मिली हैं वो खुद पप्पू यादव ने खुद को दिलवाई हैं। सोचिए, बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर को मारा गया था, उसके बाद से लगातार पप्पू यादव सुर्खियों में बने हुए हैं और तब से पप्पू यादव को धमकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कहीं कहीं से धमकियां आ रही, कहीं कहीं से धमकियां आ रही। लेकिन अभी अभी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। माननीय सांसद महोदय हैं, उनको जान से धमकियां मिल रही थी जी। उसी कड़ी में 1 तारीख को उनको एक वीडियो मैसेज में कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग ले, लेकिन उनकी हत्या की जाएगी। और जिस व्यक्ति के द्वारा ये डाला गया था तो उसका हम लोग जांच किए और जांच में पाया गया कि ये व्यक्ति भोजपुर जिला का रहने वाला है और उससे पूछताछ के लिए उसको लाया गया यहाँ पे। और उससे जब पूछताछ किया गया तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कोई भी लिंक नहीं पाया गया। इसमें ये पाया गया कि ये 4-5 साल पहले इनके गांव में जो माननीय सांसद महोदय हैं वो गए थे और वहाँ के साथ फोटो वगैरह भी खिंचाए थे। ये उनका समर्थक भी रह चुका है पहले का और ये संभवतः उनकी पुरानी पार्टी में भी ज्वाइन किया हुआ था, जो जा पार्टी था। इसमें कुछ दिन जो इसके द्वारा बताया गया, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, हम लोग अब तक से जांच में रखे हुए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि जो माननीय सांसद महोदय हैं उनके सहयोगियों के द्वारा इनसे कांटेक्ट किया गया और इनको बताया गया कि सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी किया जाए और इनको तैयार कराया गया। इसमें इनको दिया गया कि क्या बोलना है इसमें, और इनको पैसे का लालच दिया गया और दिया गया कि भविष्य में इनको नेता भी बनाया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि इसमें 2 वीडियो शूट किया गया था। एक तो उन्होंने भेजा है, दूसरा वीडियो ये रास्ते में करते हुए बना रहे थे, उसको लोग नहीं भेजे थे, ये बाद में भेजने का इनका प्लान था। तो दोनों वीडियो हम लोग को मिल गया है इसमें। और इसमें जिस तरह का बताया गया है, दिया जा रहा है कि ये राजनीतिक कारणों से किया जा रहा था, इसके हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें। और जिसमें जिन लोगों का नाम दिया गया उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। पप्पू यादव जहां से विधायक हैं पूर्णिया, उसी के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने ये बात जो है मीडिया को बताया और ये भी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई सिंह गैंग से कोई संबंध नहीं पाया गया उस व्यक्ति का। प्लस वो जो व्यक्ति था राम बाबू यादव, पप्पू यादव की जन अधिकारी पार्टी JAP का पुराना सक्रिय सदस्य था। और ये भी बताया कि उसके पास 2 वीडियो थी, जिसमें से वो एक वीडियो है वो जारी कर चुका है और दूसरा वीडियो जो है वो जारी करने वाला था या होगा। और आखिरी में ये भी बोलते हैं कि एक्चुअली पप्पू यादव को Y सिक्योरिटी मिली हुई थी और इसे Z में कन्वर्ट कराने के लिए उन्होंने ये सारा जो है सिस्टम रचा। आपको क्या लगता है? अब मुझे लग रहा है उसका जो दोस्त है जिसने 2.5 करोड़ की कार दी है वो बोलेगा भाई ला मेरी गाड़ी वापस दे दे। वापस गई गाड़ी। और क्या? पप्पू यादव ने अभी एक न्यूज चैनल वाले को इंटरव्यू देते वक्त ये बोला है कि अखिलेश यादव जो है वो इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री तो अखिलेश भी उस लायक है। अखिलेश ममता दीदी से ज्यादा सीट लाई है ना भाई। लेकिन अखिलेश यादव से जब शुभांकर मिश्रा ने अपने पॉडकास्ट में पूछा कि सबसे पहला प्रधानमंत्री बनने के बाद वो क्या करेंगे, तो वो बोलते हैं कि मैं शपथ लूंगा। अगर अखिलेश जी कभी प्रधानमंत्री बने तो पहला काम कौन सा करेंगे? प्रधानमंत्री बन के शपथ लूंगा। अरे तो इसी बात तो प्रधानमंत्री बनेंगे आप। और उस हिसाब से तो लगता है कि अभी तक उन्होंने खुद ने नहीं सोचा कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव को लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार पप्पू यादव की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से घबरा गई हो, क्योंकि आप सोचिए कि वो 6ठी बार लोकसभा के सांसद बने हैं। 1991 में पहली बार बने थे और ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री तो यही बन जाएंगे। संभल की घटना के बाद आपको पता है कि भारत के संसद को चलने नहीं दिया जा रहा था। लोग बोल रहे थे कि सबसे पहले जो है संभल में जो हुआ उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद ही जो है आगे की कार्रवाई करने दी जाएगी। लेकिन आज जो है संसद चला और चंद्रशेखर आजाद को बोलने का मौका मिला और उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी मांग रख दी। उन्होंने बोला कि जो संत गुरु रविदास है, जिनके करोड़ों फॉलोअर है पूरे दुनिया भर में, उनकी जन्म दिवस पर, उनकी जयंती पर जो है भारत में एक सरकारी अवकाश होना चाहिए, सरकारी हॉलिडे होना चाहिए। और इस मांग को उन्होंने वहाँ रखा, जो बहुत सारे लोगों को पसंद आई ये बात, क्योंकि ये इस तरह की बातें कोई करता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो धीरे धीरे जो है ना, उनके पास एक एजेंडा है जिसको लेके वो चल रहे हैं और उनको वही चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए जाना है और जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। मतलब इस तरह की बातें जो है संसद गवर्नमेंट में कोई नहीं करता। अपने मंचों और भाषणों में तो लोग करते ही करते हैं नेता, लेकिन जब ये गवर्नमेंट बॉडीज में चले जाते हैं ना, तो इन सब चीज़ों से वो बचते हैं। वही सारी बातें जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद अपने संसद
सांसद बनने के बाद संसद में उठा रहे हैं, ये बड़ी बात है। सदगुरु रविदास जी समानता के प्रतीक हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक अन्याय को खत्म करने और हाथ से पड़े लोगों को उठाने को समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं जाति, पंथ और धर्म के परे करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। गुरु रविदास जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश न केवल उनके अपार योगदान का सम्मान करेगा बल्कि समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के प्रति प्रेमचंद्र जी सर खत्म मांग कर दो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी पुष्टि करेगा। यह एक ऐसे संत की उचित श्रद्धांजलि होगी जिनका न्यायपूर्ण और समाज के प्रति संग्राम। मैं सरकार से अपील करता हूं सर कि तत्काल सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और बनारस का जो कार्यक्रम होता है उसमें रेलवे से सुविधा मुहैया कराई जाए, ट्रेन की व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद सर। लॉक क्या कर दिया तूने? चलने का टाइम हो गया है। देखो लाइटें बंद होने लग गई। टाइम हो चुका है। अब ये हमारी घड़ी में तो खैर वो दिखा रहा है, देखो कैमरे के अंदर कैमरा दिखाता जा रहा है। टाइम कितना हो गया गुल भाई? 7 बजने वाले। चलो 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 भाई, आजकल हम लोग पार्ले जी खा रहे हैं। आज तो मैं बहुत जल्दी घर जा रहा हूँ, लगभग 5 बजा हुआ है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है वो रेलवे अमेंडमेंट बिल के ऊपर भी बात की, रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 में, और वहां पर जो है उन्होंने कुछ खास लाइनें बोली जिससे लोग इंप्रेस हो गए, जो कि इंटरनेट पे वायरल भी होने लगी। उन्होंने बोला कि गरीब व्यक्ति जो होता है वो रेलवे में यात्रा करने जाता है और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये यात्रा उसकी अंतिम यात्रा ना हो जाए। उसके बाद उन्होंने बैकलॉग के ऊपर बात की। उसके बाद उन्होंने जहाँ से नगीना से सांसद हैं वहाँ की जितनी भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, गाड़ी कहाँ रुक रही है, कहाँ नहीं रुक रही है, उसको कहाँ तक जाना चाहिए या कौन सी ट्रेन की और सुविधाएं उनको चाहिए, उन्होंने हर एक बात पे डिटेल में बात की। गरीब यात्रा करने के लिए जाता है, अंतिम यात्रा ना हो जाए इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ इसका मुझे एक मुख्य कारण ये दिखाई देता है कि लोको पायलट को रात और दिन में ड्यूटी करनी पड़ती। मैं खत्म कर रहा हूं। रात की ड्यूटी कठिन है, उसके बाद पर्याप्त आराम चाहिए। इस संबंध में एचपीसी का सुझाव भी था कि लोको पायलट के लिए 2 रात्रि बाद ड्यूटी का आदेश हो, तो ये इस पे अमल नहीं किया गया, जिसके कारण उनकी आंख लग जाती है और कई बार दुर्घटना होती है। हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में बंद गई ट्रेन पुनः चालू की जाए और SC ST OBC के बच्चों को जो पहले पास मिलते थे, जब कई कंपटीशन की तैयारी के लिए वो पेपर देने जाते थे, मिलते तो बंद कर दिए। सरकार कहती है हम दलित पिछड़ों के हितैषी हैं, लेकिन जब सरकार उनके बच्चों के आगे तरक्की के रास्ते बंद कर दी तो कैसे चलेगा। और जिस तरह लगातार निजीकरण हो रहा है, इस निजीकरण से सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी रेलवे में, तो ये दलित पिछड़ों के बच्चे कहां जाके बैठे, कौन सी कुर्सी बैठे। आज भी देश में सामाजिक गैर बराबरी है, तो मैं इसलिए मंत्री से मांग। चंद्रशेखर आजाद के बोलने के तुरंत बाद जो है पप्पू यादव का भी नंबर आया। उन्होंने भी रेलवे के ऊपर बहुत कुछ बोला और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो है वहाँ के DRM और RM जो है उनको राजा बना के रखा जाता है। उन्होंने धोना स्टार्ट किया तो धोते ही चले गए। लेकिन आप आम आदमी, गरीब, मिडिल क्लास, हमारे अभी चंद्रशेखर जी ने आपसे कहा आप महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था कंपलसरी करिए महिलाओं के आरक्षण को। और दूसरी तरफ 4 आदमी हम ट्रेन में जा रहे हैं, 2 आदमी का कंफर्म हुआ, 2 आदमी का कंफर्म नहीं हुआ, हम पर आप बोझ डाल देते हैं, उसके बाद हमसे पैसा वसूला जाता है, हमारे परिवार को रोक दिया जाता है। कल एक बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि मैं कल पहली बार भीम आर्मी किस तरह से काम करती है, किसी भी घटना हो जाती है तो वहां पर वो किस तरह से पीड़ित परिवार से मिलता है और वो किस प्रकार से उसको न्याय दिलाने का काम करता है, वो मुझे जानने का मौका मिलेगा। और मैं इस सारे मामले पर जो है बहुत सारी बातें करने वाला हूं और इसके लिए खास तौर पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी आ रहे हैं। तो कल अपन सुबह मिलेंगे विनय भाई से और उनसे जानेंगे कि क्या एक्चुअल प्रोसेस है, क्या सच में आप लोग न्याय दिलाते भी हो या सिर्फ जो है लोग जैसा बोलते हैं कि आप लोग सिर्फ जो है फोटो वीडियो बनाकर वहां से चले जाते हो, तो वो सारा जानेंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो है आमतौर पर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जो जाति से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब कर दिया गया। प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान has asked the police to arrest the man immediately. उसके बाद जो है एक रिसेंट की खबर आई है सीपरी से कि जहां पर एक नरद जाटव नाम का एक लड़का था, वो बोरवेल से पानी भर रहा था और उसके चलते उसे पीट कर मार दिया गया। अब ये घटना बहुत ही शर्मनाक है कि पानी के लिए कोई ऐसा कैसे कर सकता है। बताया जा रहा है कि वो जो गांव है उसका सरपंच है, उसका होटल था वहां पर और उस होटल के
लिए पानी उस बोरवेल से जाता था और वही पानी जो है नरद जाटव का परिवार जो है उसके जो खेत थे उस पर उसको सींचने के लिए काम में लाता था। और इस दौरान कुछ झड़प हुई और इस चलते जो धाकड़ परिवार है, धाकड़ सरनेम है उनका, धाकड़ सरपंच जो था उसके परिवार वालों ने मिलकर जो है उसको इतना मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये देखना है कि एक्चुअल में मामला क्या है, क्योंकि ऐसी बहुत सी खबरें वायरल जरूर होती हैं लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है, भीम आर्मी जो है किस तरह से काम करती है और सच में वो जितना फेमस जो हुआ है उसका कारण क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम जो है कल के वीडियो में जानेंगे, तो ध्यान रखिएगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल विनय भाई से।